यकीन आ गया कि सही कह रहे हैं? नहीं, मैंने उनसे डबल पूछा और उनसे पीडीएफ भी मंगवाया। आप मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर अमजद अली बाबर। असरार उर्दू के तहत एजुकेशनिस्ट, स्कॉलर्स, केएस ऑफिसर और ओकेजनल हमारे यूपीएससी क्रैकर्स को बुलाते हैं, हमारे मेहमान बनते हैं। और आज की हमारी मेहमान हैं हम सबका सर फखर से ऊंचा करने वाली परसनजीत कौर। आप पुंछ से हैं, दूर दराज इलाके से। और आपने न सिर्फ पुंछ का, अपनी फैमिली का, अपने टीचर्स का, बल्कि पीर पंचाल और जम्मू कश्मीर का जो सर है वो फखर से ऊंचा किया है। परसनजीत कौर से हम पूछेंगे इस मुश्किल सफर की कहानी, और वो लोग जो इस सफर को मुश्किल सफर समझते हैं, कठिन सफर समझते हैं, ये सफर परसनजीत ने इतनी छोटी सी उम्र में कैसे तय किया, ये उनकी जुबानी सुनेंगे। परसनजीत जी, पहले तो आप सबको पूरे पुंछ की तरफ से, पूरे पीर पंचाल की तरफ से, तमाम एजुकेशनिस्ट फैकल्टी की तरफ से और पूरी फटर्निटी की तरफ से ढेरों कांग्रेट्स। आपने ये काम करके दिखाया कि जो न सिर्फ ओनली फीमेल्स के लिए बल्कि सभी के लिए ये एक मशली राह होगा और एक हौसला देने वाली बात है। तो बहुत बहुत मुबारक है आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा हम सफर शुरू करेंगे कि परसनजीत ने ये जो सफर था के एस कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हाल में ही निकाला था। एमएससी की तब स्टूडेंट थी। और ये थोड़ा सा सफर, थोड़ा सा इसका नक्शा खींचिए कि कैसे ये सफर तय हुआ। सर, यूपीएससी का सफर डेफिनेटली बहुत लंबा सफर था। 4 to 5 years का ये सफर रहा है। और ये जो मैंने इसकी पढ़ाई शुरू की थी वो मैंने कॉलेज डेज में की थी, पर्टिकुलरली लास्ट ईयर्स में। और उसके बाद मास्टर्स में ये कवर कंटिन्यू ही रहा। जेकेएस 2021 में मैंने प्रीलिम्स दिया था, और उसके बाद अब ये यूपीएससी 2022 का बात है। परसनजीत जी, आपने के एस, जहां तक मुझे मालूम है, के एस कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया और तब आप एमएससी की स्टूडेंट थी। और यूपीएससी भी फर्स्ट टाइम क्रैक किया। आपको बहुत से वहां स्टूडेंट ऐसे मिले होंगे जिनको दो दो तीन तीन चार चार चांस भी दिए हैं। ऐसा क्या था कि परसनजीत ने इसको कुछ माना ही नहीं? जी, परसनजीत जी, पहली बार कब सोचा था कि यूपीएससी के लिए जाना है? किस क्लास में ये जहन में आया कि ये यूपीएससी भी कोई चीज है, इसके लिए जाना है? सर, ये प्रोबेबली 9th स्टैंडर्ड में आया था। तब मुझे लगा कि मुझे यूपीएससी की तरफ जाना चाहिए, सिविल सर्विसेज की तरफ जाना चाहिए। ये कैसे मोटिवेट हुए? किसी को देखा, किसी ने बताया, क्या था? या फैमिली बैकग्राउंड से किसी ने कहा कि ये एग्जाम पास करना है? सिर्फ हाँ, सिर्फ पढ़ाया। सिर्फ मैं कहूँगी कि मैंने पढ़ के ही मुझे पता चला था। हम 9th स्टैंडर्ड में थे तो सिविक्स में हमें एक चैप्टर था अबाउट लोकल गवर्नमेंट, और वहां पे जो डिप्टी ठीक। कमिश्नर का रोल है उसको बहुत हाईलाइट किया गया था। और आई वाज वेरी हाँ। इंस्पायर्ड बाय दैट, और आई थॉट कि मुझे भी इसी राह पे चलना चाहिए। परसनजीत जी, स्कूलिंग आपकी जो थी पुंछ में हुई है और जी सर। ग्रेजुएशन भी आपकी पुंछ में है। तो आप क्या जी समझती सर। हैं कि पुंछ का जो स्टूडेंट है वहां बैठ के और जो दिल्ली में बैठा है, तो इसमें कुछ फर्क होता है जो इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बच्चे आते हैं? सर, मैं कहूँगी कि लोकेशन, आपकी किस प्लेस में आप हैं, वो चीज़ ज़रूर मैटर तो करती है। आप बड़ी सिटी में हैं या किसी छोटी सिटी पे हैं, बट वो एक लिमिटेशन नहीं होती है। डेफिनिटली जो बच्चा एक हम्म। रूरल एरिया में है, एक रिमोट एरिया में है, जैसे अगर हम पुंछ को या दिल्ली से कंपेयर करते हैं तो वो अर्बन और रूरल की कंपैरिजन होगी। रिसोर्सेज की भी कमी हम्म। होती है। और और अगर हम इंटरनेट फैसिलिटीज की बात करते हैं जिसके बिना आज कोई भी चीज़ नहीं है, आई वुड से, तो प्रॉब्लम्स तो हम्म। ज़रूर होती हैं सर, और बहुत डिफरेंस होता है। तो आपने कैसे कोप अप किया ये सब चीजें पुंछ में बैठकर? सर, जहाँ तक यूपीएससी की प्रिपरेशन की बात थी तो हमें जो इवन बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स थी वो हमें होम डिस्ट्रिक्ट से अवेलेबल नहीं थी। तो समहाउ उस समय हम ठीक। उनको जम्मू से ही अरेंज करते थे। इनफैक्ट सर, जो हम्म। मंथली मैगजीन्स होती थी वो भी हमें पुंछ में अवेलेबल नहीं होती थी, वो भी समहाउ जम्मू से ही अरेंज करनी पड़ती थी।
और इंटरनेट समहाउ आर्टिकल 370 वाली सिचुएशन को छोड़ के तो नॉर्मल ही रहा है। मतलब इंटरनेट से आपने इसका लिया है, फायदा लिया है आपने इसका? हाँ जी सर, क्योंकि आज के टाइम पे जितना हम बुक्स पे रिलाई करते हैं उतना ही इंटरनेट पर भी होता है। न्यूज़पेपर जी सर। आपने कब पढ़ना स्टार्ट किया? ये तो यकीनन है कि न्यूज़पेपर पढ़े ही होंगे, लेकिन कब पढ़ना स्टार्ट किया? और हमारे एस्पिरेंट्स ये चीज यकीनन आपसे फायदा उठाएंगे। थोड़ा ये आप बताएंगे तफसील से कि कब पढ़ना स्टार्ट किया और क्या तरीका था पढ़ने का? सर मैं ऑनेस्टली बोलूँगी, मैंने न्यूज़पेपर को इतना ज़्यादा एज़ सच नहीं पढ़ा है, क्योंकि आजकल ई-फ़ॉर्म में हमें जो है न्यूज़ पता चल जाती थी कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड। क्योंकि बहुत सी हम्म। वेबसाइट्स वो डेली न्यूज़ को कंपाइल करके प्रोवाइड कर देती थी, जो सिलेबस की डिमांड होती थी और जो एग्ज़ाम डिमांड करता था। तो न्यूज़पेपर पे ठीक। एज़ सच मतलब मैं नहीं कुछ कमेंट कर सकती हूँ। अच्छा, ठीक। जी सर। और क्योंकि आपके पास वक्त कम है, मुझे इसका पूरा एहसास है। पसंदीदा सबसे जो अहम बात थी कि 11th रैंक ऑल इंडिया लेवल पर, बहुत बड़ी बात है। शायद पता नहीं अभी आपको इसका अंदाजा है या नहीं है, आपने क्या करके दिखाया है? क्या आपको लग रहा था कि आपका रैंक कहीं ऊपर होगा, या ये था कि ठीक है यूपीएससी क्रैक हो जाए किसी भी रैंक पे हो? सर ये एग्ज़ाम बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है हर एक स्टेज पे। इतनी होप तो थी कि जी। सिलेक्शन हो जाएगी और मे बी क्या टॉप कहना? 100 की भी उम्मीद थी, बट इतने ज़्यादा रैंक की नहीं ठीक। थी। और जब पता चला कि 11th रैंक है, किसने बताया? खुद देखा या किसी फ्रेंड ने या किसी ने कॉल की? सर मेरे एक सीनियर हैं और अभी जेकेएस में वो मेरे कलीग ही हैं। उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि इस तरीके से रिज़ल्ट हो गया और आपका ये रैंक है। और जी सर। मतलब यकीन आ गया कि सही कह रहे हैं? नहीं, मैंने उनसे डबल पूछा और उनसे पीडीएफ भी मंगवाया। बहुत अच्छे। जी और सर। एक और कि उसके बाद जब आपको यकीन आ गया कि आपका 11th रैंक है, आप निकाल किसको थी जिसको बताना चाहते थे कि मेरा ये रैंक आ गया है? सर जैसे ही पता चला तो सबसे पहले पापा को कॉल किया, बट वो फ़ोन नहीं उठा पाए थे, तो फिर मम्मा को कॉल किया और उसके बाद दोबारा पापा को। वाह, मतलब पापा को सराहना चाहते थे हैं? उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी जाया कर दिया है। तो बात हम कर रहे थे कि पापा ने कॉल नहीं उठाई और आपने जी मम्मा को सुना सर। दिया। हाँ मम्मा जी के क्या सर। एक्सप्रेशन थे? मम्मा के एक्सप्रेशन हाँ, क्या वो थे? बहुत हाँ जी सर, बहुत खुश थे वो, बहुत खुश थे वो। और फिर फैमिली में बात पता चली, कुंछ में बात पता चली, फिर तो आपने देखा कि वायरल हुए आप सोशल मीडिया पर, हर जगह पर। कैसा लग रहा था कि प्रसन्नजीत ये क्या हो रहा है? सर बहुत खुशी हो रही थी डेफ़िनेटली और एक सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन थी कि अल्टीमेटली कहीं पर डेस्टिनी मिल गई है। अ, ये तो है। प्रसन्नजीत जी, मैं चाहूंगा उनका जिक्र करें आप। सर डेफ़िनेटली बहुत से लोग थे जिन्होंने हेल्प किया इसमें और उसमें पेरेंट्स का नाम तो पक्का पहले ही आता है और उसके बाद सर टीचर्स थे, क्योंकि ऐसे मेरी फैमिली हम्म। में कोई सिविल सर्वेंट नहीं था। पर्टिकुलरली अगर जब मैंने हम्म। प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैं कॉलेज में थी और कॉलेज के हमारे हम्म। कुछ टीचर्स थे, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया था इसमें। ठीक। और जी क्योंकि सर। आपकी लाइट वहां से चली गई है, तो ये वाकई प्रॉब्लम वाली बात है। एक और बात, जो कि बच्चे देखेंगे आपको, आप बहुत से बच्चों की आने वाले की यूपीएससी एस्पिरेंट्स की रोल मॉडल हैं। बच्चे कब स्टार्ट कर लेंगे प्रिपरेशन? कब से स्टार्ट करनी चाहिए? जैसे बहुत से बच्चे हम प्रसन्नजीत जी देखते हैं, वो ये तो कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चे यूपीएससी का सोच रहे हैं 11th या 12th से, लेकिन आगे चल के हम देखते हैं तो वो लोग कहीं गुमनाम हो जाते हैं, नजर नहीं आते हैं। तो इस पे आपका बिल्कुल फ्रेश एक्सपीरियंस है, क्या कहेंगी आप? सर सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि हमें फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि ये प्रोसेस बहुत लंबी होने वाली है और बहुत से हम्म। स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि
शुरू के दिनों में 18 20 आवर्स पढ़ते हैं सर, बट एज ह्यूमन बींग्स हम लोग इतना सस्टेन नहीं कर सकते, तो एक फेयर लिमिट रखनी चाहिए, से अबाउट 6 to 7 आवर्स पर डे, और उसको ग्रेजुअली फिर जिस तरीके से हमें इंक्रीज करना चाहिए। जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी सिविल सर्विसेज की, तो सिविल सर्विसेज के लिए मैं हार्डली 2 या 3 आवर्स पर डे देती थी इनिशियल स्टेजेस में, जब मैं कॉलेज में थी, एंडिंग लास्ट कॉलेज, ईयर में। ठीक। हाँ जी सर, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और एज ह्यूमन बींग्स हम 18 to 20 आवर्स डेली नहीं दे सकते हैं। नहीं दे सकते, ये बात तो है। हाँ जी सर। और थोड़ा और आते हैं, जब आप यूपीएससी में पहुंच गए इंटरव्यू के लिए, तो कैसा रहा वहां का जो माहौल था? ये एक बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम है जिसमें जो अनसक्सेसफुल स्टूडेंट हैं वो भी उस पैनल की, उस स्टेज की बड़ी तारीफ करते हैं। और आपसे मैं सुनना चाहूंगा कि क्या वहां का एटमॉस्फेयर क्या था? सर मेरा इंटरव्यू 18 अप्रैल को था, और इवनिंग शिफ्ट में हम्म, सेकेंड स्लॉट था मेरा। इंटरव्यू का पैनल बहुत ज्यादा सपोर्टिव था, और उसमें 5 मेंबर्स थे। जब मैं इंटरव्यू के पैनल हम्म, में गई थी, तो मुझे बहुत से एरिया से क्वेश्चन पूछे गए थे, पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर और उसके सिक्योरिटी के एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन उठाए गए थे। जम्मू कश्मीर के एग्रीकल्चर के बारे में क्वेश्चन पूछे गए थे। मैंने अपना मास्टर्स जम्मू यूनिवर्सिटी से किया है, तो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए, और इसके साथ साथ सर होम डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। हम्म। तो वहां आप मतलब पूरी तरीके से आप सेटिस्फाइड थी इंटरव्यू के बाद? हाँ जी सर, मैं ये सेटिस्फाइड थी कि मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ है, क्योंकि जब हम्म। मैं वहां से बाहर निकली थी, तो बोर्ड का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। क्योंकि फिर कभी तफसील से आपकी इस पे बात करेंगे, लोग सुनना चाहते हैं आपको, लेकिन मैं फिर एक मुख्तसर सा सवाल आपको जरूर करूंगा कि जो बच्चे हमारे साइंस स्ट्रीम से आते हैं, नॉन मेडिकल से आते हैं, उनको चूंकि यहाँ आर्ट्स की चीजें पढ़नी पड़ती हैं, हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटिक्स या सो ऑन, ज्योग्राफी पढ़नी है, तो बहुत से बच्चों को उसमें बड़ी दिक्कत आती है, और बच्चे अगर जाके वहां से बड़ी अच्छी परसेंटेज लेके आए हैं तो यहाँ वो नहीं कर पाते हैं। उनको आप क्या इंस्ट्रक्शंस देंगी कि वो इस तरीके से अडॉप्ट करें ये सारी सिचुएशन? सर मैं बच्चों को यही बात कहूंगी कि आप किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करते हैं, चाहे वो आपका 10th का एग्जाम हो, 12th का एग्जाम हो, ग्रेजुएशन का एग्जाम हो, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर एग्जाम का एक सेट सिलेबस होता है, और हमें उस सिलेबस को समझना चाहिए। इसके साथ सर, वी आर नॉट द फर्स्ट टू गिव एन एग्जाम, हमसे पहले बहुत से क्वेश्चन पेपर सेट हुए होते हैं, तो उन क्वेश्चन पेपर्स को भी स्टडी करना चाहिए, और इसके साथ अपने रिसोर्सेज को लिमिट रखना चाहिए, और रिवीजन करनी चाहिए। और इसके अलावा कुछ खास पैगाम हमारे जो दूर दराज के बच्चे हैं, जो नहीं आ पाते दिल्ली में कोचिंग के लिए, जो नहीं पैसा खर्च कर सकते, उनके पास ऐसे जराए नहीं है, वो किस तरीके से ये प्रिपरेशन करें? जैसे आप देख सकते हैं पुंछ में दूर दराज इलाके हैं, राजौरी में दूर दराज इलाके हैं, इसी तरीके से हमारे डोडा और किश्तवाड़ में बहुत दूर दूर बच्चे रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें ये है कि हम भी जाएं इस एग्जाम के लिए, और उनको ये लगता है कि हम शायद दिल्ली में नहीं बैठ पाए या जम्मू में नहीं बैठ पाए तो हम प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। उनको आप क्या कहेंगे? सर मैं ये कहूंगी कि जगह, हम जिस जगह से बिलोंग करते हैं, डेफिनेटली वो बहुत बड़ा इशू रहता है रिमोट एरियाज के लोगों के लिए, हम्म, बट समहाउ हमें उसको ओवरकम करना चाहिए, क्योंकि जब हमें किसी चीज को पाने के लिए अगर एक डेस्टिनी फिक्स कर ली जाए, तो फिर उसको अपनी लिमिट्स को पुश आउट करके उसके ऊपर रीच करने की कोशिश करनी चाहिए, और हार्ड वर्क करते रहना चाहिए। हार्ड वर्क मतलब हार्ड वर्क ही की टू सक्सेस है, ये बात तो है। तो इसके अलावा आप कुछ और कहना चाहेंगी? जो खासकर हमारे वो बच्चे हैं जो जिनको सक्सेस नहीं मिली है, एक दो बार ड्रॉप हो जाते हैं। नहीं, उससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता था आपको प्रसन्नजीत जी। बहुत से बच्चे हैं वो बीएससी या ग्रेजुएशन करने के बाद सिविल सर्विस के लिए बैठ जाते हैं, वो आगे पीजी नहीं करते हैं, और हमने देखा कि जो हमारे सामने एक्सपीरियंस हुआ है, वो एग्जाम भी क्रैक नहीं कर पाते हैं और वो बड़े डिस्टर्ब रहते हैं। आपने पहली बार केएस कर ली, यूपीएससी, और आप पीजी के लिए गई, तो आप क्या कहेंगे कि यूपीएससी के लिए ग्रेजुएशन के बाद बैठ जाना ही ठीक है, या कि बच्चों को पीजी और इसके आगे चलना चाहिए साथ साथ? सर जहाँ तक हम यूपीएससी की डिमांड करते हैं, तो यूपीएससी सिर्फ डिमांड करती है एक ग्रेजुएट इंसान, बट आज का जो हम्म, टाइम है उसमें स्पेशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इवन जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाते हो,
तो हर जगह पे स्पेशलाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मैं ये कहूंगी कि ग्रेजुएशन के बाद बैठना इज नॉट अ वाइज डिसीजन। आप अपनी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन और अपनी मास्टर्स की प्रिपरेशन साथ साथ रखें, बट बिल्कुल बैठना मैं समझती हूँ कि सही नहीं होगा। ठीक, अब मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। एक छोटा सा सवाल के फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन रहा, जो आपकी फ्रेंड्स, जो कलीग्स राइट फ्रॉम 10th से आगे ग्रेजुएशन में पीजी लेवल पर? सर सबने बहुत ज्यादा खुशी बनाई है। अब कॉन्ग्रेचुलेशंस तो सब करते हैं, अब आई डोंट नो सर मोर अबाउट दैट। नहीं तो वो होता है कि दोस्त दोस्त बन गया तब भी रोना होता है, और ना बने तब भी रोना होता है। हाँ जी सर। थैंक यू, आपने वक्त निकाला। बहुत से लोग आपके इंटरव्यू कर रहे हैं और आपकी ट्रेनिंग भी चल रही है इंपा में, और आपने वक्त दिया, और हम आप पे फख्र करते हैं। आपके लिए बहुत सी दुआएं कि आप कामयाबी तय करती जाएं, और हमारे लिए और अपने पेरेंट्स के लिए इसी तरीके से फख्र बनी रहे। थैंक यू। जी सर, थैंक यू सर।